हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं, चैप्टर 16, जो कि कल आपको बताया गया था। चैप्टर 16 में यानी पर्यावरणीय मुद्दे में आपको बताया गया था कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या है, प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, वांछनीय, और उसके बाद जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। और कल बताया गया था वायु प्रदूषण का किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। तो आज हम उसके आगे देखते हैं। कहते हैं कि 1987 में जो है, 1987 ईस्वी में नॉइज जिसको हम लोग कहते हैं शोर शराबा, है ना, हल्ला गुल्ला। 1987 में नॉइज को जो है एक वायु प्रदूषक घोषित किया गया, वायु प्रदूषक घोषित किया गया। यानी कि क्वेश्चन इस बार 24 में ये छप सकता है कि 1987 में कब जो है कि वायु प्रदूषक शोर को यानी नॉइज को, हल्ला को जो है, ध्वनि को, जिसको हम लोग शोर बोल सकते हैं या ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि को जो है कब एक वायु प्रदूषक घोषित किया गया। तो 1987 में घोषित किया गया था। ठीक है, ओके। तो नॉइज क्या है? एक कह सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट, एक ये एयर पॉल्यूटेंट। ओके, चलिए ये देख लीजिए। अब कहते हैं इस लाइन को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और याद भी रखिएगा कि 1987 ईस्वी में नॉइज को यानी कि ध्वनि को जो है वायु प्रदूषक घोषित किया गया। ठीक है, 1987 में नॉइज को वायु प्रदूषक घोषित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे कि एक बोर्ड है, उसी के तहत कंट्रोल किया जाता है, जिसको कहते हैं सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड संगठित किया गया, जिसका केवल यही उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, या वायु में उपस्थित जो पार्टिकुलेट मैटर है या कण है और जो गैस है जिससे वायु की प्रकृति चेंज हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जाए। इसी को रोकने के लिए सीपीसीबी एक बोर्ड बनाया गया, बैठक बनाया गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह इसको याद रखिएगा। कहते इसके अनुसार यानी इस बोर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, ये परीक्षा में यहां क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी कहते हैं 2.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकुलेट होता है, डस्ट यानी पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, कहा जाता है कि 2.5 माइक्रोमीटर के जो कण होते हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि सीपीसीबी के अनुसार कितना साइज के कण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, या वायु प्रदूषक हो सकता है, वायु प्रदूषक हो सकता है। यानी कितने साइज के जो कण हैं जो वायु में रहने से वो वायु प्रदूषक के रूप में प्रदर्शित करेगा, या वायु प्रदूषण को पूरी तरह से फैलाने का काम करेगा। तो 2.5 माइक्रोमीटर के साइज के कण जो होंगे, 2.5 माइक्रोमीटर के जो साइज के जो कण होंगे, पार्टिकुलेट मैटर जो होंगे, वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा, जो क्या करता है कि मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं जिसका नाम होगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास है। तो कहते हैं कंट्रोल, सबसे पहले आपको बताया गया था कि गैस
और पार्टिकुलेट, गैस और पार्टिकुलेट, यही दो वायु में यानी एयर में अगर कोई पूछा जा रहा है कि एयर प्रदूषित किससे होता है, तो हानिकारक गैस उसमें मिल गया हो या तो उसमें क्या हो, कण मिला हो। अगर कोई कण है या कोई उसमें हानिकारक गैस मिला हुआ है वायु में, तो हमारा जो वायु है ये पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रदूषित। ठीक है, तो हमें मुख्य रूप से एयर से क्या हटाना है, हानिकारक गैस, और एयर से क्या हटाना है, पार्टिकुलेट मैटर। यानी पार्टिकुलेट मैटर को हटाना है हम लोगों को हवा से। जो हवा हमारे वायुमंडल में है, उस हवा में जो कण है जो क्या करता है, वायु के प्रकृति को चेंज कर देता है, तो उस कण को हमें हटाना है और उस गैस को हटाना है जिससे हमारा वायु हानिकारक हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है। ठीक है, ओके। कैसे हटाएंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि टू सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर। तो कहने का मतलब इसके कंट्रोल में सबसे पहला विधि हम लोग को अपनाना होगा कि कण पर नियंत्रण, कण को अलग करना, कण को वायु से अलग करना। कण को वायु से अलग कैसे करेंगे, सबसे पहला विधि आपको अपनाना होगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की सबसे पहली विधि है कि कण को वायु से क्या करना है, अलग करना है। तो कण को वायु से अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे डिवाइस है या कुछ ऐसे तकनीक है जो डेवलप किया गया है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जितने भी टेक्निक हम आपको बताएंगे उसमें से 2 टेक्निक ऐसा है जो आपके 2024 के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि सबसे पहला हम लोग ये कह सकते हैं कि वायु से कण को दो विधि द्वारा या 2 उपकरण, हम इसको कह सकते हैं कि 2 उपकरण से हटाया जाता है। सबसे पहला हम लोग लेते हैं नंबर ए, एरेस्टर। क्या लेते हैं, एरेस्टर लेते हैं। कहते हैं कि एरेस्टर होता है और एक आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ESP, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी इसको हम लोग कहते हैं एरेस्टर, हिंदी में भी एरेस्टर कहेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग विद्युत अस्थैतिकी अपक्षेपण। इस तरह से इसको हम इस तरह से हटाने का काम कर सकते हैं। तो एरेस्टर में आपका क्या हो जाता है कि एरेस्टर हो गया, एक क्या हो गया, ESP हो गया। ठीक है ना, और ESP और एरेस्टर हो गया, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है अस्क्रबर। तो कहते हैं अस्क्रबर भी आपका जो है क्या करता है कि वायु से कण को अलग करता है। तो वायु से कण को अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन भाग लेते हैं, एरेस्टर, ESP और अस्क्रबर। तो आपको याद केवल यही रखना है कि वायु को जो है, वायु में उपस्थित हानिकारक कण को अलग करने के लिए जो इम्पोर्टेंट उपकरण है या वो इम्पोर्टेंट तकनीक जो डेवलप की गई है उसका नाम है ESP और क्या है, अस्क्रबर। तो ESP और अस्क्रबर में जितने भी पॉइंट आपको बताया जाएगा वो पूरी तरह से आपको बढ़िया से याद रखना है, ध्यान से। 24 के लिए काफी इजी वे में आपको बताएंगे। तो क्या याद रखना है कि वायु जो होते हैं वो वायु में अगर कोई भी गैस, हानिकारक गैस मिश्रित हो जाता है तो वायु हमारा प्रदूषित हो जाएगा। अगर वायु में कण अगर मिल गया तो हमारा वायु क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। अब कहते हैं इसको हटाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले विधि अपनाएंगे, पार्टिकुलेट मैटर को हटाना है। किससे, वायु से। तो टू सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर, यानी कण को वायु से अलग करना। तो कहते हैं वायु से कण को 2 उपकरण से हटाया जाता है। 2 उपकरण माने हम इसकी बात कर रहे हैं, B और C नंबर, ये आपका एक्स्ट्रा एक पढ़ा दिया जाएगा। अब कहते हैं वायु से कण को 2 उपकरण से हटाया जाता है। सबसे पहले हम लोग एरेस्टर यूज करेंगे, दूसरा ESP, तीसरा स्क्रबर।
ईएसपी और स्क्रबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो विधि आपको याद रखना है। क्वेश्चंस भी इन दोनों विधि से ही ज्यादा पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, और एरेस्टर केवल नीट के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो इन सभी को देखते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि एरेस्टर जो होता है, एरेस्टर ये क्या करता है कि वायु से हानिकारक कण को अलग करता है। क्लियर है? एक लाइन लिखना है कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं क्या उसको बोलते हैं, अप केंद्र बोला जाता है, अप केंद्र बल पर आधारित है। बस इस तरह से इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वायु से हानिकारक कण को अलग करता है एरेस्टर, और ये एरेस्टर किस पर काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। दूसरा है आपका ईएसपी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार इस पर हम मारेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ईएसपी को हम लोग कहते हैं स्थिर, यानी वैद्युत स्थिर अवक्षेपण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मतलब काफी सिंपल है, कहीं कोई ज्यादा भारी चीजें नहीं। जैसे कि मान लिया जाए, कहा जाता है कि फाइन सेपरेट पार्टिकुलेट मैटर। कहा जाता है कि फाइन का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे छोटे कणों को वायु से अलग करना। यानी सबसे सिंपल विधि है कि ईएसपी क्या करता है, फाइन का मतलब होता है कि छोटे से छोटे कणों को, सबसे छोटे कणों को बाहर निकाला जाता है। जो वायु में जो कण है जिससे वायु आपका प्रदूषित हो रहा है, तो उस छोटे से छोटे कणों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती है ईएसपी। तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा तकनीक है या उपकरण है जिससे सबसे छोटे कणों को वायु से अलग किया जाता है, तो बोलिएगा ईएसपी। स्क्रबर और एरेस्टर वहां पर नहीं टिक लगाइएगा, क्या लगाइएगा, केवल ईएसपी। ओके, अब कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि ये किस पर काम करता है, तो ईएसपी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पर आधारित है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बनता है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पर आधारित है। इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं विद्युत आवेश। परीक्षा में ये सवाल आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव ईएसपी से यहां आएगा कि सबसे छोटे कणों को वायु से हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ईएसपी का। अब कहा जाता है कि ईएसपी किस पर आधारित है, यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कहिएगा ये हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग यानी विद्युत आवेश पर आधारित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि ईएसपी जो होते हैं, ईएसपी काफी सिंपल है, ईएसपी 99%, बहुत ही ज्यादा है, मानना पड़ेगा। ईएसपी 99% पार्टिकुलेट मैटर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कण, वायु में उपस्थित कण। तो ईएसपी क्या करता है कि वायु में उपस्थित 99% कणों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव यहां बना, एक ऑब्जेक्टिव यहां बनेगा, यहां भी बनेगा कि बताइए ईएसपी कितना % कण को बाहर कर सकता है वायु में, यानी कि जो जिस कण के द्वारा वायु जो है, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल में जो एयर है वो प्रदूषित हो रहा, इफेक्टेड हो रहा, तो वो कितना %
जो है ईएसपी इसको सफा कर सकता है, क्लीन कर सकता है, इस एयर को क्लीन कर सकता है। तो 99% वायु में उपस्थित हानिकारक कणों को बाहर फेंकेगा कौन? ईएसपी। ठीक है, ओके, काफी बढ़िया है, समझ गए। चलिए, तो और भी बहुत सारे पॉइंट हम यहाँ पर डील करेंगे, तब तक इन सारे पॉइंटों को नोट करने का प्रयास करें। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब इसके कुछ डायग्राम भी है, आपको एक डायग्रामेटिक भी बताएंगे, चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे कि ईएसपी कैसे करके वर्क करता है, यानी कार्य करता है, और इस पर विद्युत आवेश किस प्रकार से प्रवाहित की जाती है, निगेटिव चार्ज होती है कि पॉजिटिव होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं उस अनुसार से कवर करना, रटना नहीं है, केवल वीडियो को 1 से 2 बार देखना है पॉज कर करके, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए, यहां देखिएगा, कहते हैं कि और कुछ पॉइंट इसमें जोड़ना है, तो जोड़िएगा कि इसमें जो है हाई वोल्ट करंट का इस्तेमाल होता है, करंट का इस्तेमाल होता है, जो कोरोना से उत्सर्जित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहते हैं कि हाई वोल्टेज जो होता है वो कोरोना से होता है उत्सर्जित। कोरोना क्या है? ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना एक प्लेट होता है, एक क्लाउड होता है, शॉर्टकट में बोलेंगे क्लाउड, एक गोलाकार एक संरचना होता है जो ईएसपी में लगे होते हैं, और इस पर क्या करता है? हाई वोल्टेज, यानी बहुत ज्यादा 1000 वोल्टेज कह सकते हैं कि हजारों वोल्ट का जो है कि करंट उस पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, डायग्राम ही देख लेते हैं, आपको बढ़िया बता देते हैं। ये हमारा ईएसपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी है। कहते हैं कि ये सभी आपका जो है धूलकण है, ये सभी आपका जो है क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है। हिंदी में भी आपको समझाते चले जाएंगे, धूलकण है, ये हो गया धूलकण। कहते हैं कि धूलकण पास करवा रहे हैं इसमें, मान लो ये हो गया हमारा डर्टी एयर, ये डर्टी एयर क्या है? SO2 है, सॉरी, ये डर्टी एयर हमारा क्या हो गया? डर्टी एयर जो होते हैं, तो डर्टी एयर में SO2 को छोड़कर जितने भी होंगे वो सब इसमें आएगा। तो ये हमारा क्या है? प्रदूषित वायु है, प्रदूषित वायु क्या कर रहा है? पास हो रहा है, पास करवा रहे प्रदूषित वायु को। तो ये प्रदूषित वायु में क्या निकला? प्रदूषित वायु जब पास करवा रहे ईएसपी से, तो उस प्रदूषित वायु में क्या है? धूलकण है। अब ये सारे धूलकण क्या करेंगे? एक गोलाकार क्लाउड होगा, क्लाउड में जिस तरह से नहीं देखते कोहरा बनता है ऊपर में, इस तरह से घेर जाता है, इस तरह से क्लाउड, एक क्लाउड है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्री होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, और धूलकण होता है पॉजिटिव। तो धूलकण अगर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अगर हम प्रदूषित वायु इस मशीन से, इस उपकरण से गुजारते हैं, तो उसमें जितने भी धूलकण हैं वो क्या करेंगे? सभी इसमें चिपक जाएंगे। किसमें जाकर के फंस जाएंगे? जाके कोरोना डिस्चार्ज में। तो कोरोना डिस्चार्ज में यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, और जो सभी पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ऋण आवेश होगा। तो ये ऋण आवेश होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि एक प्लेट लगा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कलेक्शन ग्राउंडेड प्लेट, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, यानी एक संग्राहक पट्टी होता है। कहते हैं कि जब, फिर से एक बार हम समझाते हैं, प्रदूषित वायु में उपस्थित धूलकण जब पास करवाते हैं तो उसमें उपस्थित धूलकण सभी कोरोना से चिपक जाता है। फिर इस कोरोना से जो धूलकण चिपका वो क्या करेंगे? फिर इससे पास करवाएंगे, तो इस प्लेट पर क्या करेगा? चिपक जाएगा। ये जो प्लेट है इस पर क्या करेगा? चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो हमारा जो क्लीन वायु है, ये वायु हमारा क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन एयर क्या करेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ याद रखना है? ये भी इसलिए कीजिएगा। कहा जाएगा
कि जब प्रदूषित वायु को आप ईएसपी से गुजारते हैं तो प्रदूषित वायु में कौन कौन सी गैस होती है, तो आप कहिएगा केवल SO2 को छोड़कर, क्योंकि SO2 को कभी भी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को कभी भी जो है वो क्या कर सकता है कि छान नहीं सकता, उसको अवक्षेपित नहीं कर सकता है। कौन? ये आपका ईएसपी। तो SO2 के लिए केवल क्या बना हुआ है? स्क्रबर, वो हम आगे डील करेंगे, ठीक है, ओके। तो जब प्रदूषित वायु को प्रवेश करवाते हैं, यहां से प्रदूषित वायु आ रहा है और आने के बाद उसमें जितने भी धूलकण होंगे वो सभी क्या करेंगे? कोरोना में जाके चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे भाई? कोरोना में निगेटिव चार्ज होता है और आपका धूलकण पॉजिटिव चार्ज है। पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, 12th में बताया गया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होता है धूलकण में और इसमें होते हैं निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद फिर इसको क्या करते हैं? आगे प्रवाहित करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड लगा हुआ रहता है। इस सारे प्लेट क्या करते हैं? धूलकण को अपने से चिपका लेता है और शुद्ध हवा बाहर जाने देता है। तो इस प्रकार से हमने ईएसपी की मदद से प्रदूषित वायु को स्वच्छ वायु में कन्वर्ट कर दिया और यही वायु प्रदूषण का नियंत्रण कहलाया। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या याद रखना है कि कोरोना डिस्चार्ज में निगेटिव आवेश होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालता है। बस ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर याद रखना। दूसरी बात, कोरोना डिस्चार्ज में निगेटिव चार्ज कहाँ से आया? तो इसमें हाई वोल्टेज 1000 वोल्टेज के करंट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं जिसका नाम है स्क्रबर। और स्क्रबर डील करने के बाद फिर हम आ जाएंगे गैस को कंट्रोल करेंगे। किससे? प्रदूषित वायु को, प्रदूषित वायु से हानिकारक गैस को निकालें। अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कण निकाल रहे हैं। चलिए, तो अब आ जाता है नाम स्क्रबर का। स्क्रबर काफी स्टैंडर्ड भी माना जाता है और इस बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इससे पूछे भी जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है यह केवल SO2 को अलग करता है, अलग करता है, यानी काफी इंपॉर्टेंट। तो हम कहेंगे कि ये 1% पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है। क्यों भाई? क्योंकि आपको जस्ट अभी बोले हैं कि 99% जब ईएसपी क्या करता है कि हवा में उपस्थित पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है, हानिकारक कण को अलग करता है, धूल कण को, तो ये बेचारा 1% बचेगा जो कि अलग करेगा। तो ये किसको अलग करता है? केवल SO2 को। क्वेश्चन है बढ़िया से आएगा 24 में, इसको बढ़िया से याद रखिएगा कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए जो एक स्पेशल टेक्निक या उपकरण यूज की जाती है उसका नाम है स्क्रबर। कहते हैं कि इसको कैसे अलग करेंगे? SO2 को अलग स्प्रे लाइम या वाटर, इसको हम लोग कहते हैं चूना कह सकते हैं कि चूना, स्प्रे लाइम है ना, चूना पानी, जिसको चूना में पानी नहीं, पानी में चूना को मिला देते हैं तो नहीं घोर हो जाता है। स्प्रे लाइम या चूना पानी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी आएगा। एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि स्क्रबर क्या करता है भाई? तो SO2 को अलग करता है। उसके बाद कितना % करता है? तो 1% करता है। SO2 को अलग करने के लिए क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है स्क्रबर में? तो स्प्रे लाइम या वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो कैसे, इसका भी एक डायग्राम है, वो हम डायग्राम पर आपको तुरंत समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका स्क्रबर। ये हो गए स्क्रबर, ये स्क्रबर के डायग्राम हो गया। यानी कि इस पर जो है स्प्रे लाइम वाटर,
यानी यहां पर हम क्या करते हैं, CaCO3 को प्रवाहित करते हैं, खली चूना जो रहता है मिला हुआ। तो कहा जाता है कि CaCO3, ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है यहाँ बन सकता है कि स्प्रे लाइम वाटर में क्या होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, ओके। अब कहते हैं यहां से हम क्या करते हैं, पास क्या करवाते हैं, डर्टी एयर, और यहां पर डर्टी एयर के रूप में क्या है, SO2 है। और ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि डर्टी एयर के रूप में क्या है, SO2, क्योंकि SO2 को ये अलग कर रहा, तो SO2 है। ठीक है, ओके। अब SO2 को क्या करते हैं हम लोग, इसमें पास करवाते हैं, ये SO2 को पास करवाते हैं। ठीक है, ये और SO2 को हम क्या कर रहे हैं, इसमें पास करवा रहे हैं, SO2 को पास करवा रहे हैं इस तरह से। अब कहते हैं ये SO2 क्या है, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है। तो कैल्शियम सल्फेट जब इसमें है तो यहां पर ये क्या करेगा कि जितने भी सल्फर होंगे वो नीचे बैठ जाए, जितने भी सल्फर होंगे वो नीचे की ओर क्या करेगा, बैठ जाएगा। यहाँ नीचे की ओर क्या करेगा, सल्फर बैठ जाएगा। अब ऊपर क्या करेगा, क्या बाहर निकलेगा, ऊपर बाहर निकलेगा CO2, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लीन एयर, क्या बोलेंगे, स्वच्छ हवा। तो कहा जाता है कि यहां पर जो होता है कि पानी यहां पर क्या करता है, CaCO3 अप्लाई किया जाता है, जिसके दौरान क्या होते हैं कि SO2 जो होता है, SO2, तो यहां पर SO2 यानी कैल्शियम सल्फेट, यहां पर कैल्शियम है ना, तो जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे वाटर, तो ये क्या करेगा, SO2 के साथ रिएक्शन करेगा कैल्शियम, तो बनाएगा CaSO4। CaSO4 जब बनाएगा तो SO2 नीचे रह जाएगा और ऊपर क्या करेगा, यानी CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलेंगे क्लीन एयर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, याद रखिएगा। पहला कि लाइम स्प्रे वाटर क्या होता है इसका, CaCO3। उसके बाद डर्टी हवा के रूप में क्या यूज होता है, केवल इसमें SO2। SO2 क्या करता है कि जैसे ही CaCO3 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaSO4। अब कहिएगा क्या सर, SO2 यहाँ है सर और ये CaCO3 यहाँ, तो कैसे रिएक्शन करेगा, जब ये हवा यहाँ पर जाएगा सर, तो यहाँ पर क्या होगा, CaCO3 और SO2 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर करके क्या करेगा, CaSO4 बनाएगा, तो SO2 नीचे आ जाएगा और आपका शुद्ध हवा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वायु में उपस्थित SO2 को हमने अलग किया, जिससे हमारा वायु पूरी तरह से क्लीन हो गया। और ये CO2 वायुमंडल में प्लांट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान खींच लिया जाएगा और पौधे फिर वापस O2 छोड़ेंगे, जो जंतु या मनुष्य के द्वारा श्वसन क्रिया में अवशोषित कर लिया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सभी हो गए कंट्रोल खत्म, जिसका नाम था स्क्रबर और ESP, और जिसको हम लोग क्या बोले थे, एरेस्टर। तो अब हमारे पास आया है जिसका नाम है गैस पर कंट्रोल, गैस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि दूसरा है गैस पर नियंत्रण। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु में उपस्थित हानिकारक गैस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के लिए केवल पार्टिकुलेट मैटर यानी कण ही जिम्मेदार नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि CPCB के अनुसार कहा गया है कि 2.5 माइक्रोमीटर वाले जितने भी पार्टिकुलेट कण होते हैं वो सभी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और प्रकृति में वायु प्रदूषण को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। चलिए, तो गैस पर नियंत्रण हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं कि यह 3 तरह से होता है, ये 3 तरह से होता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, दहन कर सकते हैं यानी कि जला करके। दूसरा क्या कर सकते हैं, अवशोषण विधि यानी कि अवशोषित करवा करके। उसके बाद कर सकते हैं कि जिसको बोलते हैं अधिशोषण, अधिशोषण करके आप कर सकते हैं। अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो कंबसन होगा, कंबसन जब भी होता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ऐसे पदार्थ जिससे वायु को उस हानिकारक गैसों को अवशोषित कर दिया जाए। अधिशोषण जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ये केमिस्ट्री के टर्म है, सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया था, पढ़ाया जाता है। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या है ये सब बताया जाता है। चलिए, तो दहन क्रिया द्वारा, अवशोषण क्रिया द्वारा यानी कि अवशोषण क्रिया द्वारा और अधिशोषण क्रिया द्वारा हम लोग वायु में उपस्थित हानिकारक गैसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग के पास आता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो कैटालिटिक कन्वर्टर को भी आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा, क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब होता है कि जितने भी वाहन है, मोटर वाहन है, ठीक है, ओके, जितने भी मोटर वाहन है वो केवल क्या करता है कि लेड युक्त होता है, यानी उन सभी में पेट्रोल और डीजल जो इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या होता है, लेड होता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कैटालाइटिक कन्वर्टर ये भी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या है, एक जिम्मेदार तरीका है, एक डिवाइस है। बायो कैटालाइटिक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर ऐसे ही हो आप लिख सकते हैं, कन्वर्टर, कैटालाइटिक कन्वर्टर। कहते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं ये मुख्य रूप से क्या करता है, कि यह एक डिवाइस है, यानी कि एक युक्ति है, यह एक युक्ति है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। कैसे करता है ये भी ध्यान देना, नियंत्रित करता है। एक लाइन में अगर हम इसमें लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि जिसको कहा जाता है कि स्वचालित अपशिष्ट, यानी यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, ओके। अब देखे होंगे कि जितने भी मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी की अगर बात करेंगे, जहां पर मेट्रो सिटी का मतलब जहां मेट्रो है, ये बात नहीं है, ये गलत बात। जहां मेट्रो है जिस शहर में, उसी को मेट्रो सिटी नहीं कहा जाता। मेट्रो सिटी का मतलब जहां पर कार, बसेज और टोटो ये सभी ज्यादा चलते हैं। शॉर्टकट में बोला जाए तो पेट्रोल और डीजल युक्त जितने भी वाहन है जहां ज्यादा चलता है उसको हम लोग कहते हैं मेट्रो सिटीज। अब कहते हैं मेट्रो सिटीज में क्या है कि पेट्रोल और क्या होता है, डीजल, इन सभी का इस्तेमाल जो होता था, इसमें क्या पाया जाता था, लेड। परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोल और डीजल में क्या पाया जाता है, यानी पहले जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता था उसमें क्या होता था। पुराने जमाने के स्कूटर, हम बात कर रहे हैं 1990 के आसपास आप देखे होंगे, और 1980 के आसपास आप देखे होंगे, या छोड़िए 2002 तक भी अगर आप देखे हुए तो बहुत अच्छी बात है। 2002 तक कहते हैं हमारे भारत में ही नहीं, सभी जगह 2002 तक, 1990, 1980 या 2002 तक एक स्कूटर या मोटरसाइकिल चलता, राजदूत चलता था, आप देखे होंगे, है ना, राजदूत। तो देखिएगा कि उन सभी में काला काला धुआं निकलता था। तो जिस मोटर वाहन से धुआं के रूप में धुआं बहुत काला निकले तो समझ जाइए उसमें लेड होता है। तो पहले जमाने में जितने भी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किए जाते तो उसमें क्या होता था, लेड होता था। लेड मैंने समझते हो, लेड को हम लोग कहते हैं पीबी माने क्या होता है, लेड, इसका ये तत्व है, सिंबल है इसका, पीबी। कहते हैं मेट्रो सिटी में पेट्रोल और डीजल जिस समय इस्तेमाल होता था तो उसमें क्या पाया जाता था, लेड। ये परीक्षा में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहते हैं ये पहले की बात है, लेकिन अब क्या है, अब क्या करता है कि अब जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, यानी मोटर व्हीकल्स जिसको बोलते हैं मोटर वाहन, जितने भी मोटर वाहन हैं वो अनलेडेड है। अनलेडेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें लेड का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं बुझा जी, आज के डेट में जो पेट्रोल है और आज के डेट में जो डीजल है, यानी आज के डेट में जो पेट्रोल है और आज के डेट में जो डीजल है, इस पेट्रोल और डीजल में लेड नहीं है। क्या नहीं है, लेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति लेड युक्त पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करता है तो कहा जाता है कि इनएक्टिवेट। क्या इनएक्टिवेट, कैटालाइटिक कन्वर्टर। आप देखे होंगे कि बहुत सारा व्यक्ति ऐसे होते हैं कि केरोसिन का इस्तेमाल टेम्पो में पहले करता था। पेट्रोल का दाम जब बढ़ता था तो जितना भी कुल थोड़ा रहता था वो की करता था कि सस्तावा जो है कि केरोसिनमा तेल लेके उसको चलाता था। तो उसको तो मजा आता था 2-4 दिन, और बाद 2-4-5 दिन के बाद उसका मशीन में क्या है कि घरघराहट आती थी, घर करता था और चलता नहीं था, और धुआं दम पीछे पूरा काला दम मुंह लगता था, कौला कार हो जाता था, उसके पीछे जाते थे।
तो यानी कि उसमें क्या होता था कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ था, लेकिन जब अगर आप लेड युक्त पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे वो आपके हानिकारक गैसों को क्या करता है कि हानिकारक गैसों को वायु से अलग नहीं कर पाता है। तो इसलिए काला धुआं बहुत सारा निकलता है। शॉर्टकट में हम बोलेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर इनएक्टिवेट होता है कब, जब आप लेड युक्त पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तब। आप कहते हैं कि अनलेडेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें पेट्रोल डीजल है लेकिन उसमें लेड नहीं पाया जाता है। तो ये प्रेजेंट टाइम यानी आज के समय में जितने भी पेट्रोल डीजल बनते हैं और हम लोग जो मोटरसाइकिल में बसेज में जो पेट्रोल डीजल भरा रहे हैं उसमें क्या है, लेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेड नहीं है यानी कि उसमें क्या लगा हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, तो यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को नियंत्रित करता है। यानी ये एक युक्ति है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर एक मोटर वाहन में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका इस्तेमाल मोटर वाहन में किया जाता है, मोटर वाहन में किया जाता है। चलिए नीचे वाला वीडियो दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ओके क्लियर है। चलिए साउंड और वीडियो पूरा ही क्लियर है। तो अब कहते हैं इसका इस्तेमाल मोटर वाहन में किया जाता है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट अभी कैटालिटिक कन्वर्टर से भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, 2007 से लेके अभी तक 2023 तक के परीक्षा में कैटालिटिक कन्वर्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारे पॉइंट पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर केयर कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में भी चलेगा पॉइंट। कहते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, तो कहते हैं कि इसमें एक्सपेंसिव, बहुत ही बढ़िया टर्म है लिखा हुआ, एक्सपेंसिव मेटल यानी कि विशिष्ट धातु, क्योंकि आपको मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, धातु ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें एक्सपेंसिव धातु का इस्तेमाल होता है। अब पूछा जाएगा भाई कि इसमें एक्सपेंसिव धातु कौन कौन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम है, उसके बाद क्या है, पैलेडियम है, उसके बाद क्या है, तो रोडियम है। तो परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बताइए कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सा धातु का इस्तेमाल किया गया है। तो तीनों में से कोई भी धातु ऑप्शन में दे दे तो आप टिक लगाइएगा, या तीनों देगा तो डी में लिखेगा इनमें से सभी। या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सपेंसिव मेटल यानी विशिष्ट धातु का नाम बता। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, कहा जाता है कि प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम ये सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर से भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है। आप सोच लो कि इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है मोटर वाहन में। तो मोटर वाहन में ऐसे भी आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या कहता है, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1.5 लाख कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि उसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम का क्या होता है कि धातु की प्लेट लगे होते हैं, और ये प्लेट क्या करता है कि आपके जो हानिकारक गैसें निकलने वाली है आपके मोटर गाड़ी से, वो क्या करता है, एक शुद्ध हवा होकर के बाहर निकलता है। तो यही सब उसको हानिकारक गैस को अलग कर देता है। चलिए देखिए समझिए, ऐसे समझ में आएगा आपको बढ़िया से। कहते हैं कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि बिना जला हाइड्रोकार्बन यानी कि जब आप क्या करते हैं कि कोयला जलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, तो उसको कहा जाता है बर्न्ड हाइड्रोकार्बन, माने जला हुआ हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो नहीं जला, पेट्रोल को जला हुआ कहेंगे, डीजल को जला हुआ कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें आग लगाई नहीं। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या करता है कि CO2 और H2O को अलग कर देता है। नहीं बुझा, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन को बदल देता है CO2 में, और किसमें बदल देता है, H2O में। तो CO2 क्या करते हैं, पौधे द्वारा वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, और जल क्या करता है, वेपर के रूप में नीचे गिर जाता है या फिर चला जाता है। तो हम कहेंगे कि ये CO2 पौधे के द्वारा अवशोषित हो गया और H2O हमारा वो अर्थ पर चला गया। तो हम कहेंगे बताइए प्रदूषित हुआ क्या, यानी धुआं जो आपके गाड़ी से निकल रहा है तो उसमें प्रदूषित हवा है क्या, नहीं है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर वाकई में कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। चलिए
तो इसी के वजह से गाड़ी का जो दाम होता है, कॉस्ट जो होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए, दूसरी बात ये है कि हमारा जो SO2 है, SO2 है और क्या है, NO2 है। तो यहाँ पर SO2 और NO2 को क्या करता है कि CO2 और क्या करता है, NO यानी कि नाइट्रोजन में इसको बदल देता है। यानी कि SO2 जो होते हैं इसको बदल देता है CO2 में, और यहाँ NO2 जो होते हैं इसको बदल देता है N2 में। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर तो सल्फर है और यहाँ पर जो है कि कार्बन हम कहाँ से लाए, हम कहेगा तुरंत, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कार्बन है तो मोटरसाइकिल में जो अपशिष्ट होते हैं उसमें भी तो कार्बन होता है ना। तो वो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, अब वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कहते हैं सल्फर क्या करता है सर, तो सल्फर को छान लेता है। कौन छान लेता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को तोड़ के क्या बनाता है, CO2, क्योंकि आपको पता है CH4 ये हाइड्रोकार्बन है ना। तो हाइड्रोकार्बन को क्या किया, बदल दिया किसमें, CO2 और H2O में। तो उसी तरह से SO2 को बदल दिया CO2 में, NO2 बदल गया N2 में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है सर 24 के लिए खतरनाक, पूछा जाएगा, पूछेगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं उसको किसमें कैटालिटिक कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन को किसमें बदलता है, तो CO2 और H2O में। कैटालिटिक कन्वर्टर SO2 और NO2 किसमें बदलता है, CO2 और N2 में। तो इस तरह से क्लियरली रूप से आप एकदम बढ़िया से बनाते चले जाइए, क्वेश्चंस भी क्लियर होते चला जाएगा। चलिए, तो कैटालिटिक कन्वर्टर आपका कर दिए कंप्लीट। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास क्या क्या था, एरेस्टर था, स्क्रबर था, ESP था और कैटालिटिक कन्वर्टर था। कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो हम जब भी इस्तेमाल करें कैटालिटिक कन्वर्टर का तो कहाँ करेंगे, मोटर वाहन में। अब मोटर वाहन में कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि मोटर वाहन से 99% प्रदूषित हो रहा है क्या, हमारा स्वच्छ हवा यानी एयर। ओके, चलिए ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद आपके पास अब आता है एक क्वेश्चन कि कैटालिटिक कन्वर्टर अनलेडेड होता है कि लेडेड होता है, मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर में लेड होते हैं या लेड नहीं होते हैं, तो क्या बोलिएगा, लेड नहीं होते हैं। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर में कितने धातु इस यूज किया गया है, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम। ये तीनों क्या करता है, तो हानिकारक गैस को क्या करता है, छान लेता है और उपयोगी गैस यानी स्वच्छ गैस को बाहर करता है। ठीक है, ओके। इसका इस्तेमाल किस में करोगे, हवाई जहाज में करोगे, नहीं। जब भी करोगे किस में करोगे, मोटर वाहन में। किस में करोगे, मोटर वाहन, जैसे कार हो गया, बस हो गया और क्या हो गया, बाइक हो गया, इन सभी में इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब हम अगले सेशन में लेके आएंगे कि वायु प्रदूषण से संबंधित घटनाएं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद अम्ल वर्षा, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, ओजोन अपक्षय, है ना, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं, 2016 में ये पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कि हम आपके पास लेकर के आएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापमान क्या है, हरित गृह प्रवाह क्या है। इन सभी चीज़ों को बताने के बाद जल प्रदूषण में जल प्रदूषण आपको बताया जाएगा। उसके बाद घरेलू बहिर्मल के संगठक बताया जाएगा, 0.1% जो इम्प्यूरिटीज होता है। उसके बाद BOD है, COD है, ऐसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टर्म है चैप्टर 16 से, जो 24 के लिए बहुत ज़्यादा VVI है, ट्रिपल भी है। तो ये सभी सेशन काफ़ी गोल्डन पीरियड है, कल ही आपको बताए थे। तो एकदम जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सानिया बायोलॉजी क्लास 2.0 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने का काम करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए।